जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। जहां बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ और चरणबद्ध तरीके से आपको तैयारी कराई जाती दोस्तों। इसी सीरीज में हम लोगों ने अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स की हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आज ये लेक्चर 8 होगा। और भारतीय वित्त व्यवस्था जो हमारा सेकंड टॉपिक है दोस्तों, वित्तीय व्यवस्था, उसका पार्ट 5 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों कि अभी तक के पीछे की सभी क्लासेस को आपने रिवीजन कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, और जो मेरे नए दोस्त अभी जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और वहाँ पर उनको सभी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ ही साथ डेली के न्यूज़पेपर्स और एडिटिंग मटेरियल और भी कई सारे कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते रहेंगे समय समय पर। पिछली कुछ क्लासों में दोस्तों हम लोगों ने आरबीआई की लगभग 4 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, और जिसमें आरबीआई से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट थे उसको हमने कवर किया। और अब हम दोस्तों आरबीआई के तहत मॉनेटरी पॉलिसी को हमने स्टडी करना शुरू भी कर दिया है। इवन कि हमने लास्ट क्लास में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अर्थात रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का विस्तार से अध्ययन किया है। आइए दोस्तों, आज की हम क्लास पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा एक बार रिवीजन करा दूं आपको शॉर्ट में, जो आपके दिमाग में एक फ्रेम तैयार करेगा कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने आरबीआई एक्ट और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना, ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। फिर हमने उसकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बैंकिंग कार्य और विकासात्मक कार्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक नीति को देखा था दोस्तों। मौद्रिक नीति के रूप में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब मौद्रिक नीति कठोर होगी तो उसका कैसा इम्पैक्ट होगा दोस्तों। अगर वो कठोर होगी तो ब्याज में वृद्धि कर देगी और लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में दोस्तों, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है महंगाई को रोकना, अर्थात मुद्रास्फीति को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना। और दोस्तों, जब ये सस्ती हो जाती है मौद्रिक नीति, अर्थात ब्याज रेट कम कर दी जाती है, तो मार्केट में लिक्विडिटी भी अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ अधिक होती है, अर्थात डिमांड अधिक होने लगती है। अब दोस्तों, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे डिटेल से अब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली 2 क्लासेस में इसको बहुत विस्तार से समझाया है, रिवीजन के तौर पे भी। एक शॉर्ट रिवीजन दोस्तों, आइए हम लोग टूल्स का कर लेते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के टूल्स मैंने बताए थे। मात्रात्मक, जो कि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करेगा। दूसरा एक चयनात्मक था दोस्तों, जो इसकी लिक्विडिटी की मात्रा के साथ साथ उसके उपयोग पर भी एक तरीके से लगाम लगाएगा कि कोई भी बैंक किस मुद्रा को कितनी मात्रा में यूज करेगी और किस क्षेत्र में वो योगदान देगी, अर्थात उसका उपयोग किस सेक्टर में होगा। जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि बैंक सभी सेक्टर का मतलब यहाँ पे कृषि हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सभी को लोन प्रोवाइड करेगी और इनके माध्यम से इन सभी का विकास होगा दोस्तों। तो हम चयनात्मक वाले को दोस्तों, जब मात्रात्मक हम पूरा खत्म कर लेंगे तो हम चयनात्मक पे आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग कल ही चयनात्मक का शुरू भी कर देंगे। आज थोड़ा सा है और थोड़ा सा ही बचेगा आपका कल, जो कि मात्रात्मक मुझे उम्मीद है आज या तो फिर कल कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों। हम लोगों ने जो अभी तक दोस्तों इसमें पहला टूल्स पढ़ा है इसका LAF, अर्थात लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब तरलता का समायोजन कैसे किया जाएगा। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रेपो रेट पढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था दोस्तों, कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के साथ हम किस प्रकार से रेट को अप एंड डाउन करके मार्केट में लिक्विडिटी को कम या अधिक कर सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैंने बताया भी था आपको। आइए दोस्तों, उसका एक बार और रिवीजन मैं आपको करा देता हूं, फिर हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बताया था। रेपो रेट क्या होता है? ये वह दर होती है जब कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। ठीक दोस्तों, जब ऋण आरबीआई से लेता है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और जब भी कोई बैंक
अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करता है तो उस रेट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। आइए हम इसके सीधे प्रभाव पे चलते हैं जो डायग्राम के बेसिस से आपका रिवीजन करा देगा। दोस्तों जब रेपो रेट अधिक हो जाती है तो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होती है दोस्तों, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। कैसे कम होगी? जब हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे, महंगी कर देंगे, तो रेपो रेट क्या होती है? जब वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं अर्थात ऋण लेते हैं, और जब ऋण लेने की दर अधिक हो जाएगी तो बैंक सामान्यतः क्या करेंगी? लोन नहीं लेंगी। यानी कि वो कहेंगी आरबीआई से कि आपका लोन अभी महंगा है, अभी हम नहीं लेंगे। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि उन बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, और जब पैसा कम हो जाएगा तो बाजार में भी पैसा कम जाएगा, जिससे महंगाई को रोका जाएगा। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो सामान्यतः वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सामान्यतः खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वो बहुत अधिक लग्जरियस गुड्स या ऐसो आराम की चीज़ों की डिमांड नहीं करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम महंगाई को नियंत्रित कर लेते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं दोस्तों कि रेपो रेट को अगर हम कर देते हैं, कम कर देंगे, तो जस्ट इम्पैक्ट उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बैंक बहुत सारी आ जाएंगी पैसा लेने के लिए, और बहुत सारी पैसे होने की वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। और जब लोगों के हाथों में पैसा जाएगा दोस्तों, तो वो क्या करेंगे? अधिक से अधिक डिमांड करेंगे। फिर जहां उनकी मूलभूत आवश्यकता थी कि रोटी और सब्जी और दाल मिल जाए, वहीं साथ ही साथ अब वो और अधिक बढ़ के डिमांड करेंगे कि हम एक नया मोबाइल ले लें, नई टीवी ले लें, नया फ्रिज ले लें। इस तरीके की डिमांड करते जाएंगे दोस्तों, जो हम देखते हैं कि मंदी के रूप में बहुत सहायक होता है। जब आर्थिक मंदी होती है दोस्तों, तो मंदी का क्या मतलब होता है कि डिमांड कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन सप्लाई बहुत अधिक पड़ी है। यानी दुकानों में सामान तो है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। तो सामान्यतः दुकानदार क्या कहता है कि बहुत मंदी आ गई है, कि लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो बाजार में आके कोई वस्तु खरीदें। तो पैसे लोगों के पास कैसे पहुंचेंगे? जब आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कम किया जाएगा, और बैंक अधिक से अधिक लोन लेंगे आरबीआई से, और फिर बैंकों से हम और आप सभी लोग अधिक से अधिक जब लोन लेंगे तो लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, और रिवर्स रेपो रेट का ये इम्पैक्ट देख लेते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट भी कम होगी तो लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और दोस्तों डिमांड बढ़ जाएगी। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट जब हम बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसमें दोस्तों बस एक आपको बहुत आसान तरीका याद रखना है कि जब आप रेपो रेट बढ़ा रहे हैं या रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, इम्पैक्ट दोनों सेम पड़ रहे हैं। लिक्विडिटी कम, यहाँ भी लिक्विडिटी कम, यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो यहाँ भी इन्फ्लेशन कंट्रोल। यानी या तो आप रिवर्स रेपो रेट की बात करिए या रेपो रेट की बात करिए, जब दोनों ही बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति को हम नियंत्रित करेंगे। वहीं जस्ट दूसरा देख लीजिए, जब रेपो रेट कम होती है दोस्तों या रिवर्स रेपो रेट कम होती है दोस्तों, तो लिक्विडिटी का प्रवाह बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ जाती है। उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट भी कम होगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ जाएगी दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है अब आपको यहाँ तक रिवीजन हो गया होगा। तो आइए दोस्तों, हमें पढ़ना क्या है तो हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे मौद्रिक नीति के उपकरण, जिसमें दोस्तों हमने देखा था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। पहले शब्द पे फोकस करिएगा, वेरिएबल की बात हो रही है अर्थात परिवर्तनीय की। फिर हम आगे देखते हैं रिजर्व है और कोष है, अर्थात रेशियो है, परिवर्तनीय कोष अनुपात। मतलब आपका जो कोष है, मतलब बैंक का जो कोष होगा या फंड होगा, वो हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। अब हमेशा का मतलब क्या है? क्या आरबीआई के द्वारा कुछ नीतियां बनाई जाएंगी तब परिवर्तित होगा, या बैंकों की रोजमर्रा की जो गतिविधियां होती हैं दिन प्रतिदिन की, उसके हिसाब से परिवर्तित होगा? तो इस शब्द से आपको ये तो क्लियर हो गया कि बैंकों की मुद्रा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम सीआरआर पढ़ेंगे और एसएलआर पढ़ेंगे, और वहीं इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। फिर अगला दोस्तों में बैंक रेट पढ़ना है, और आज हम लोग दोस्तों वीआरआर अर्थात वेरिएबल रिजर्व रेशियो और बैंक रेट को पढ़ेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों आज बैंक रेट नहीं बल्कि ओएमओ पढ़ेंगे, ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं आज के।
देखिए दोस्तों, हमें आज जो पढ़ना है वो हमें आज पढ़ना है VRR अर्थात वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसके अंतर्गत आज हमें CRR पढ़ना है और दोस्तों SLR पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है आज का VRR मतलब वेरिएबल रिजर्व रेशियो, और उसके अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CRR और SLR दोस्तों, अर्थात कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लेकिन दोस्तों मैं इन दो टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो इसमें प्रयोग होने वाला एक शब्द आपको दिख रहा होगा NDTL, दिख रहा है शब्द दोस्तों NDTL, तो पहले मैं इस NDTL को समझा देता हूँ आपको, उसके बाद आपको CRR SLR बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, NDTL होता क्या है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे पहले, और ये कैसे वर्क करता है CRR और SLR में, देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले इसकी फुल फॉर्म को देखिए। NDTL की जो फुल फॉर्म दे रहा है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। अब यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आपके सामने आया, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। नेट का मतलब होता है टोटल, या यूँ कहें कि शुद्ध या निवल, ठीक है। डिमांड का मतलब होता है दोस्तों मांग, टाइम का मतलब समय, और लाइबिलिटीज का अर्थ होता है देयता। मैं सबसे अधिक आपको फोकस पहले कराता हूँ लास्ट वाले शब्द पे दोस्तों, ये वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपने बैंक को 100 रुपये जाके जमा कर दिए अपने अकाउंट में, और हो सकता है आप 10 दिन बाद जाएं और वो 100 रुपये निकाल लें, या उसमें से 50 रुपये निकाल लें, या 90 निकाल लें, लेकिन उस 10 दिन तक जो है कि बैंक आपके पैसे को रखे रहती है, सुरक्षित रखती है। तो ये कहीं ना कहीं बैंक की जिम्मेदारी हो गई कि नहीं दोस्तों। लाइबिलिटीज़ का मतलब सामान्य अर्थों में अगर हम समझें तो जिम्मेदारी कहते हैं दोस्तों। अगर आपको मैं कोई पेन दे देता हूँ या कोई पुस्तक दे देता हूँ, और मैं आपसे कहूँगा कि आपको 15 दिन तक ये पुस्तक रखनी है, मैं 15 दिन बाद आके आपसे ले लूँगा दोस्तों, तो वो 15 दिन तक जो आप पुस्तक संभाल के रखेंगे, बुक को संभाल के रखेंगे, वो आपकी लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। किसके प्रति? मेरे प्रति, कि हाँ सर ने एक बुक दी है जो 15 डेज तक रखनी है, तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि आपको किसी की जिम्मेदारी मिली है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरीके से जब हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक भी हमारे पैसे की एक जिम्मेदारी उठाता है, लाइबिलिटी लेता है कि ठीक है, मैं आपके पैसे से अगर प्रॉफिट कमा सकता हूँ तो मैं आपके पैसे को सुरक्षा भी प्रदान करूँगा, क्योंकि बैंक हमारे पैसे को रख के केवल रखता ही नहीं है, उस पैसे को आगे और लोगों को ऋण के रूप में देता है, और साख सृजन जिसको हम कहते हैं, हम आगे समझेंगे इसको साख सृजन क्या होता है। बस यहाँ पे जब शब्द आ गया है जब यहाँ पर ये शब्द आ गया तो इतना सा समझ लीजिए दोस्तों कि हम जो पैसा बैंक में रखते हैं उसी पैसे को वो दूसरी ब्याज रेट पर आगे वाले बैंकों को देता जाता है, और या आगे वाले कस्टमर्स को देता जाएगा, या आगे निवेशकों को देगा, तो उससे वो एक प्रॉफिट कमाएगा दोस्तों, और उसी को हम कहते हैं साख सृजन करना। कल मैं इस पर एक छोटा सा एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको साख सृजन करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे सभी बैंकें हमारे ही पैसे से किसी और को देकर अधिक पैसा कमाती हैं और प्रॉफिट में रहती हैं दोस्तों। तो अब आप समझ गए साख सृजन। तो लायबिलिटीज़ का मतलब जो दोस्तों मैंने बताया कि बैंक को हमने जो भी पैसा दिया है उसकी वो जिम्मेदारी लेता है कि आपका पैसा हमारे पास अर्थात बैंक के पास सुरक्षित है। आप 1 साल बाद आइए, आप 1 महीने बाद आइए, आपको पूरा पैसा मिलेगा दोस्तों। तो यही होती है लायबिलिटीज़। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। और डिमांड जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों, डिमांड का मतलब होता है कि जो हमने पैसा जमा किया है वो हम किसी भी समय निकाल सकते हैं। अर्थात हमारे मांगने पर बैंक हमसे यह नहीं कहेगी कि आपका पैसा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं कह सकती है। और जिस दिन बैंक ने यह बात कह दी कि आपका पैसा ख़त्म हो गया, उसी दिन समझ लीजिएगा कि बैंक दिवालिया हो गई है। क्योंकि बैंक को जब हमारा पैसा जमा किया हुआ पैसा जो बैंक की लायबिलिटीज़ के रूप में था, बैंक को हमने एक जिम्मेदारी दी थी और वो कहती है कि आपका पैसा तो ख़त्म हो गया, आपके पास नहीं है, मतलब हम नहीं दे पाएंगे आपका पैसा, तो इसका मतलब बैंक दिवालिया हो जाती है दोस्तों। तो ये है डिमांड की बात। चलिए अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पे कि कैसे हम समझते हैं। मान लेते हैं कि एक हमने बैंक ले ली। इस बैंक का नाम, चलिए सबसे पॉपुलर बैंक SBI, आजकल सभी की जुबान पे रहता है। हमने इस बैंक का नाम ले लिया SBI।
दोस्तों ये बताइए, बैंक क्या काम करता है मुख्य रूप से? या तो ऋण देता है लोगों को, या लोगों के पैसे को जमा करता है। यही दो काम करता है। काम देखिए और भी करते हैं दोस्तों। आप कहेंगे सर वो गिफ्ट कार्ड भी अब तो इशू करने लगा है, अब इस तरह के ट्रैवल कार्ड बनाने लगे हैं और ऑनलाइन जो है कि सुविधा देने लगे हैं। तो ये सारे काम करते हैं। हम जब बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों अगली यूनिट में, मुद्रा एंड बैंकिंग, तो वहाँ हम बैंकिंग के बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे कि कैसे बैंक काम करती है। अभी दोस्तों हम यहाँ पे आरबीआई की बात कर रहे हैं कि आरबीआई क्या दिशा निर्देश देती है और कैसे मौद्रिक नीति का यूज करती है। दोस्तों देखिए, बैंक दो पारंपरिक काम करती है। हमारा पैसा जमा करती है और हमें लोन देती है। मान लेते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति था, इसने अपना 10 लाख रुपए बैंक में जमा किया दोस्तों, और बैंक के पास जब पैसा आ गया और कोई बी नाम का व्यक्ति आता है और बैंक से कहता है मुझे लोन दे दीजिए, तो इसी ऋण के रूप में जो है कि ये पैसा बी वाले व्यक्ति के पास चला गया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि बैंक दो काम करती है। एक तो जमा करवाती है हमसे, हम जाके पैसा जमा करते हैं, और उसी पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को या हमें स्वयं ऋण के रूप में वो दे सकती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिएगा कि जो डिपॉजिट होता है दोस्तों, वो आप दो तरीके से करते होंगे। एक तो करते होंगे डिमांड डिपॉजिट, और एक करते होंगे दोस्तों आप टाइम डिपॉजिट। अब समझिएगा इसको, बहुत आसान भाषा में आप समझिएगा। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में क्या अंतर होता है दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है दोस्तों कि मैंने जब भी पैसा जमा किया और मैं जब चाहूँ तब पैसा अपना निकाल लूँ, यानी कि मांग जमा। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मांग जमा। मान लीजिए आपने आज 10,000 रुपये जमा किया और हो सकता है इमरजेंसी पड़ते ही आपने शाम को 6,000 रुपये निकाल लिए। बैंक ये नहीं कहेगी कि नहीं आपने तो आज ही पैसा जमा किया और आज आप नहीं निकाल सकते। जब बैंक आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना लगाए, आपका जब मन करे पैसा जमा करिए और जब भी मन करे आप पैसा निकाल लीजिए। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने पैसे को किसी भी समय और कहीं से भी निकालने के लिए। अगर आपके पास एटीएम है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर आप एटीएम यूज नहीं करते हैं तो आपको उसी शाखा में जाके, उसी ब्रांच में जाके जहां आपका खाता है वहां से पैसे निकालने होंगे। लेकिन बैंक मना नहीं करेगा दोस्तों, अर्थात हमारे पैसे जो जमा है हम उसे जब भी मांगेंगे तभी बैंक को देना पड़ेगा। चाहे हम एटीएम के थ्रू मांगे पैसा निकालने के लिए, या हम बैंक में जाके एक रसीद भर के पैसा निकालें। इसको तो कहते हैं दोस्तों डिमांड डिपॉजिट। एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट, जिसमें समय जमा होती है। मतलब आपने 1 लाख रुपए जाके बैंक को जमा किया और आपने कहा कि इसकी एफडी कर दीजिए, अर्थात फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, और मैं इसको 1 साल बाद लूँगा या 6 महीने बाद लूँगा। तो बैंक कहता है ठीक है, आप हमें यहाँ पे पैसा दे दीजिए और आप 6 महीने बाद हमसे ले लीजिएगा अपना पैसा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें मैंने बात की है 6 मंथ की। तो आप समझ रहे होंगे कि इस पैसे को फिर मैं 6 महीने से पहले निकाल भी नहीं सकता हूँ। इसका मतलब समझे आप कि समय पर जमा होगी। मैंने जब जमा किया है तो मैं समय पर ही ले सकूंगा, और वो समय क्या है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में। ये मत सोचिएगा केवल 6 महीने, 1 साल और 5 साल है, नहीं दोस्तों। आप जब एफडी कराने जाएंगे बैंक में तो आप देखेंगे कि किसी भी समय का आप कर सकते हैं एफडी। तो अब आप समझ गए यहाँ पे दो चीज़ें। पहले हमने क्या देखा कि बैंक दो काम करता है, डिपॉजिट लेना और ऋण देना। उस डिपॉजिट में भी दोस्तों दो प्रकार की डिपॉजिट होती है। एक होती है डिमांड डिपॉजिट, किसी भी समय पैसा जमा करिए और किसी भी समय पैसा निकाल लीजिए, बैंक मना नहीं करेगी। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट दोस्तों, जब आपने पैसा जमा किया, एक निश्चित फॉर्म भरा और उस फॉर्म में ये मेंशन कर दिया कि मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 महीने बाद इस पैसे को निकालूंगा, तो उससे पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों आइडियल कंडीशन। टाइम डिपॉजिट का जो मेरा पर्सनल अनुभव है दोस्तों, उसमें एक चीज़ ये होती है, अगर आपने मान लीजिए 1 साल तक 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने रखा है दोस्तों, 1 लाख रुपए, तो बैंक इसको कुछ परसेंट देगी कि नहीं? आपको कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। 1 लाख रुपए आप क्यों फिक्स करोगे 6 महीने तक, जब आपको बैंक कोई भी इस पर इंटरेस्ट नहीं देगी? मान लीजिए बैंक ने तय किया कि हम आपको 5% की इंटरेस्ट रेट देंगे, आपको आवश्यकता पड़ गई दोस्तों 8वें महीने में ही, तो आप सोचोगे कि यार किया तो 1 साल का है, मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि समय जमा किया है मैंने, टाइम डिपॉजिट किया है, अर्थात फिक्स डिपॉजिट किया है, तो क्या मैं इस पैसे को निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा? तो दोस्तों आप 1 साल से पहले भी इस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना इस पॉइंट पे, लेकिन आपको तब परसेंट जो है कि 5% नहीं मिलेगा, ये कुछ कटौती हो जाएगी
4% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 4.5% भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगी कटौती होके, लेकिन टोटल 5% नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप अपने 5% पे जब भी पैसा निकालना चाहेंगे तो आपको 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ गई, इमरजेंसी हो गई, तो आप पहले भी पैसा निकाल सकते हैं उस एफडी को ब्रेक करके, तोड़कर, लेकिन आपकी इंटरेस्ट रेट घटा दी जाएगी दोस्तों। अब अगली लाइन पे समझिएगा और यहीं से सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब मैंने देखिए ब्रैकेट में दोस्तों लिखा है टीएल और डीएल। अभी मैं आपको एक एक स्टेप चला रहा हूँ, एक एक स्टेप से समझा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद में इसको पूरा भी समराइज कर दूंगा एनडीटीएल को एक ही बार में। तो अभी एक एक स्टेप समझिए। डीएल और टीएल मैंने अभी बताया लायबिलिटीज़ होती है कि नहीं होती। एल का मतलब अगर हमने डिमांड के रूप में डिपॉजिट किया है तो वो भी हमारी लायबिलिटी है बैंक की, कि हम किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। और अगर हमने टाइम के रूप में किया है एक फिक्स टाइम के लिए, तो उस समय तक भी तो लायबिलिटीज़ होगी बैंक की। इसीलिए मैंने यहाँ पे डीएल और टीएल लिखा है दोस्तों। अब यहाँ से एक वर्ड आता है दोस्तों, क्या होता है वर्ड का नाम, देखिए आपके सामने ही है। जब डिमांड डिपॉजिट होगी एक बैंक के पास और एक टाइम डिपॉजिट होगा, तो उन दोनों को जब हम मिला देंगे डिपॉजिट को, तो हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डिमांड एंड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटीज, जिसको हम जीडीटीएल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जीडीटीएल। अभी हम एनडीटीएल पे नहीं पहुंचे दोस्तों, हमें एनडीटीएल निकालना है, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें एनडीटीएल का रोल देखना है, न कि जीडीटीएल। तो अभी तो हम जीडीटीएल तक पहुँचे दोस्तों, एनडीटीएल कहाँ आया, तो हम देखते हैं एनडीटीएल कैसे आता है दोस्तों। आगे आइए। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों, एक छोटी सी बात है यहाँ पे। ये जो डिमांड डिपॉजिट होती है दोस्तों, ये आपके सेविंग अकाउंट पर भी अप्लाई होती है और करंट अकाउंट पर भी होती है। दोनों प्रकार के अकाउंट पे आपकी अप्लाई होती है, क्योंकि आप पैसा सेविंग अकाउंट में भी जमा करते हैं, करंट अकाउंट में भी जमा करते हैं। इसका मतलब जीडीटीएल में आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जितना पैसा होगा बैंक में, वो सारा काउंट होगा। और टाइम डिपॉजिट में भी दोस्तों इसी प्रकार से दो होते हैं, एक होता है फिक्स डिपॉजिट और एक होता है आरडी, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। क्या कहते हैं दोस्तों, एक फिक्स डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अब आपके यहाँ पे सामने दो शब्द आ रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। आइए पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट किसे कहते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट किसे कहते हैं दोस्तों फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स कर देना, स्थायी कर देना। क्या कर देना दोस्तों, स्थायी कर देना। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए लेकर और लगभग 2 साल के लिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है, जिस पर मुझे 5% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो दोस्तों ये 2 साल के लिए मैंने एक ही बार में जमा कर दिया है, वन टाइम में मैंने पूरा पेमेंट कर दिया फिक्स करके, और ये 2 साल के लिए मैंने पेमेंट फिक्स कर दी है कि मुझे 2 साल बाद 1 लाख पर 5% की पर ईयर के हिसाब से रेट मिलेगी। तो कितनी मिलेगी दोस्तों, 1 लाख पर 10,000 मिलेगी 2 साल बाद, तो 1,10,000 रुपये मुझे 2 साल बाद मिलेंगे दोस्तों। तो ये तो हो गई एफडी। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत ये दोनों आती हैं, एफडी और आरडी। आप इनको तोड़ सकते हैं दोस्तों 2 साल से पहले भी, लेकिन आपकी इंटरेस्ट रेट फिर कम हो जाएगी, उतना ही हिसाब से ब्याज मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ कम करके। ये 4 भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है, 4.25 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये बैंक अपना तय करती है दोस्तों। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया एफडी। जो सबसे सामान्य शब्द होता है दोस्तों, आपके गार्जियन जब जॉब करते होंगे तो आप उनसे पूछते होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट नाम का अक्सर वर्ड सुना होगा आपने, या शॉर्ट में आपने उसको आरडी सुना होगा दोस्तों, एफडी और आरडी, एफडी और आरडी। आइए दोस्तों आरडी को हम समझते हैं। आरडी को हम इंग्लिश में रिकरिंग कहते हैं और हिंदी में उसको दोस्तों हम आवर्ती कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक निश्चित समय अंतराल पे पेमेंट करना। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक बचत बैंक खाता है या आपका कोई पोस्ट ऑफिस में खाता है और आपने एक आरडी ओपन करी है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप प्रति महीने, हर महीने जो है कि 1,000 रुपये जमा करते जा रहे हैं। कितना, 1,000 रुपये जमा करते जा रहे हैं। तो ये जो होता है दोस्तों, हर महीने एक निश्चित समय अवधि पर आप एक निश्चित अमाउंट को जमा करते हैं। निश्चित समय अवधि क्या है, 1 महीने की है, और अमाउंट कितना है, निश्चित है, 1,000 रुपये। आप कभी 1,500 नहीं करोगे, 1,200 नहीं करोगे, आप निश्चित समय के साथ साथ निश्चित राशि को भी जब आप फिक्स करते चले जाते हो, तो उसी को हम कहते हैं आरडी, अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट। सामान्यतः इसका प्रयोग वह लोग करते हैं
जो थोड़े से कम इनकम वाले होते हैं और जिनको लगता है हम 1 लाख रुपए इकट्ठा एफडी नहीं कर सकते 2 साल के लिए, तो हम क्यों ना आरडी कर लें 2 साल के लिए, कि हम 2 साल तक लगातार हर महीने 1000 रुपये, 500 रुपये, 900 रुपये, 10 रुपये अपना जमा करते रहेंगे बैंक में और 2 साल तक लगातार करेंगे। और 2 साल के बाद दोस्तों वो सारा पैसा जो भी इंटरेस्ट के साथ होगा वो उनको वापस मिल जाएगा ग्राहकों को। तो आप समझ गए फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर होता है। उसका पैसा एक मुश्त एक ही बार में जमा हो जाता है, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 1.5 लाख, जो भी आपको करना हो वो एक ही बार में आपने कर दिया 1 साल के लिए। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में दोस्तों 1 साल के लिए हमने ओपन किया, लेकिन एक निश्चित राशि हम जमा करेंगे हर महीने। हमने वो निश्चित राशि 500 रुपये मान ली या 400 रुपये मान ली, इसको हम लगातार जमा करते चले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों आरडी। मुझे उम्मीद है अब आपको आरडी समझ में आ गई होगी दोस्तों और एफडी। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से डिमांड डिपॉजिट आपकी बचत और चालू पे अप्लाई होती है, उसी तरीके से टाइम डिपॉजिट भी एफडी और आरडी पे लागू होती है। क्लियर बात। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कि जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, इसमें कुछ कुछ पैसा तो होगा, कुछ हमने जमा किया होगा डिमांड के रूप में, कुछ हमने टाइम के रूप में जमा किया होगा एफडी या आरडी के रूप में। तो बैंक के पास ये जो पैसा हुआ, इसी को हम कहते हैं ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब ग्रॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सकल, अर्थात पूरी तरीके से डिमांड कितनी पहुंची, इस रूप में भी पहुंची है बचत और चालू खाते में जो पैसा होगा, और टाइम की लायबिलिटीज कितनी पहुंची, जो टाइम के रूप में हमने एफडी और आरडी में की थी दोस्तों। तो इसको तो हम कहते हैं दोस्तों जीडीटीएल। अब एनडीटीएल निकालने के लिए दोस्तों जीडीटीएल में से आईबीएल माइनस करते हैं और एनडीटीएल आ जाता है, और यही एनडीटीएल सीआरआर या एसएलआर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा कि सर ये आईबीएल क्या है। ये आईपीएल तो सुना था सर, इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन ये आईबीएल कहाँ से आ गया। तो आइए दोस्तों अब हम इसको समझ लेते हैं आईबीएल क्या होता है, फिर आपको पूरी तरीके से मैं समराइज कर दूंगा दोस्तों। आईबीएल का जो मतलब होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर बैंक लायबिलिटीज। देखिए वर्ड ध्यान देना, लायबिलिटीज है, जिम्मेदारी है, अर्थात देनदारी है, लेकिन इंटर बैंक है दोस्तों, यानी इसमें ग्राहकों का रोल नहीं है बल्कि दो बैंकों का आपस में रोल है। अब इसको समझना दोस्तों आईबीएल होता क्या है। बहुत साधारण एग्जांपल दूंगा और आप रोज करते होंगे इस तरीके के काम को, अक्सर जो है कि लोग करते हैं, बस समझ नहीं पाते हैं कि ये कहते क्या है इस काम को। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक एसबीआई का कार्ड है और एसबीआई का एटीएम है, आपका एसबीआई में अकाउंट है और आपका एसबीआई में एटीएम है। लेकिन अक्सर जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको या तो एसबीआई का एटीएम मिलता नहीं है, या अगर मिल भी जाता है तो उसमें पैसे नहीं होते दोस्तों। तो आप क्या करते हैं, काम नहीं करेंगे या पैसा नहीं निकालेंगे, आप दूसरे एटीएम की तलाश करते हैं। और मान लेते हैं वो दूसरा एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का है, पीएनबी का है। आप उसमें घुसे और आपने फटाफट अपने अकाउंट एसबीआई एटीएम के माध्यम से 10,000 रुपये निकाल लिए। ध्यान देना दोस्तों, पीएनबी के एटीएम में पीएनबी की ही तो बैंक की गाड़ी आएगी पैसा जमा करने, या एसबीआई की आएगी, पीएनबी की आएगी। उसी तरीके से एसबीआई के एटीएम में एसबीआई के बैंक से आएंगे पैसे जमा करने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अंतर बैंक देनदारी का मतलब आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड था और आपके जो 10,000 रुपये वो एसबीआई के अकाउंट में है, लेकिन आपने निकाल लिए हैं पीएनबी के एटीएम से। तो पीएनबी की मशीन में, अर्थात कि पीएनबी के अकाउंट से कुछ पैसा निकल गया कि नहीं निकल गया, 10,000 रुपये निकल गया। तो वो पीएनबी किससे लेगा, आपसे तो लेगा नहीं, क्योंकि आप तो गए मशीन से निकाल ले आए। तो वो पैसा एसबीआई से कहेगा कि भाई इस व्यक्ति ने इस दिन ये पैसा निकाला है मेरी मशीन से, तो आप मुझे कृपया इसका पैसा मुझे दे दीजिए। मतलब पीएनबी ने एसबीआई से डिमांड की कि आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, क्योंकि आपके एक कस्टमर ने मेरे यहाँ से आकर इस मेरे एटीएम से पैसा निकाल लिया। तो इसी को कहते हैं दोस्तों इंटर बैंक लायबिलिटीज़। अब आप समझ गए होंगे एकदम बहुत क्लियर कट कि एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं आप, एसबीआई का एटीएम यूज करते हैं, लेकिन आपने एसबीआई से नहीं बल्कि पीएनबी से पैसा निकाल लिया। तो आपने अपनी तो सहूलियत कर ली कि ठीक है चलो पैसा निकल गया, चलो शॉपिंग करें, मूवी देखें, लेकिन दोस्तों बैंकों की फजीयत बढ़ा दी, क्योंकि बैंक आपस में एक दूसरे का पूरा हिसाब भी तो करेंगे ना। वरना पता चला कि जो है कि पीएनबी से आप पैसा निकालते गए, आपके अकाउंट से तो पैसा निकल रहा है, लेकिन एसबीआई के टोटल अकाउंट से पैसा नहीं निकला, क्योंकि पीएनबी को तो उसने अभी दिया ही नहीं ना। जब पीएनबी ने डिमांड की कि भाई इतना पैसा मेरे एक मशीन से निकाला जा चुका है तुम्हारे अकाउंट के द्वारा, यानी तुम्हारे ग्राहकों के द्वारा, आप इतना पैसा मुझे तुरंत ट्रांसफ़र कर दो, तभी ये होगी अंतर बैंकिंग देनदारी, इंटर बैंक लायबिलिटी। तो इसको माइनस किया जाता है दोस्तों।
आइए दोस्तों, अब शॉर्ट में आपको एकदम समझा देता हूँ जीडीटीएल क्या होता है। देखिए दोस्तों, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, निवल मांग और समय देयता, जिसमें एक बैंक होता है दोस्तों जो डिपॉजिट लेता है और ऋण भी देता है। डिपॉजिट दो प्रकार की लेता है दोस्तों, एक होती है डिमांड डिपॉजिट और एक होती है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों एक बचत खाते पे भी होती है और एक चालू खाते पर भी। टाइम डिपॉजिट दोस्तों एक एफडी पर होती है और एक आरडी पे होती है। जब हम डिमांड डिपॉजिट में जितना पैसा होता है, टाइम डिपॉजिट में जितना पैसा होता है, वो जब हम दोनों को मिला देते हैं पूरे पैसे को, तो वो बन जाता है हमारा दोस्तों जीडीटीएल। बैंक का बन गया जीडीटीएल। लेकिन उस जीडीटीएल में जब हमने माइनस कर दिया आईबीएल को, तो क्या बच गया दोस्तों? एनडीटीएल बच गया। दोस्तों ये थोड़ा सा टॉपिक जटिल था एनडीटीएल, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे टूल्स पे चलते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखना। पहला आपने पढ़ा था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पढ़ा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं VRR, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनीय कोष अनुपात, जिसका कोष हमेशा बदलता रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आरबीआई एक्ट क्या लिखा है दोस्तों इसमें? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो अधिसूचित बैंक होती हैं, अर्थात इस लिस्ट में जो लिस्टेड होती हैं, इस आर्टिकल के तहत उनका नाम मेंशन होता है, उन बैंकों को कुछ राशि को स्वयं को या आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। फिर से समझिए दोस्तों, इसको क्या कहा इसमें कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसमें ये मेंशन किया गया है कि जितनी भी अधिसूचित बैंक होंगी, चाहे फिर वो आपकी एसबीआई हो या पीएनबी हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या आईडीबीआई हो, ये विभिन्न प्रकार की जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं, उनको क्या करना होता है? कुछ राशि मतलब जो उनकी टोटल अमाउंट है, उसमें से कुछ राशि को या तो स्वयं बैंक अपने पास रखे या फिर वो आरबीआई के पास रिजर्व रखती है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं परिवर्तनीय कोष अनुपात। और ध्यान देना दोस्तों, यह राशि परिवर्तित होती रहती है और बैंकों की अलग अलग भी होती है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि सर बैंकों की अलग अलग क्यों होगी? आरबीआई तय करेगी तो सबके लिए एक बराबर करेगी। जी हाँ, प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में तो एक बराबर तय की जाती है कि 4% सभी पे अप्लाई है, 5% सभी पर अप्लाई है। लेकिन क्या हर बैंक की मनी एक बराबर हो सकती है दोस्तों? मान लीजिए एसबीआई के पास 100 कस्टमर है, पीएनबी के पास केवल 50 कस्टमर है, तो 50 कस्टमर जितना पैसा डालेंगे उतना पैसा हुआ पीएनबी का, और जितना 100 कस्टमर डालेंगे एसबीआई में, उनका उतना पैसा हुआ दोस्तों। तो अब यह बताइए, एसबीआई के कस्टमर ज़्यादा हैं तो एसबीआई के पास पैसा भी तो ज़्यादा होगा, और पीएनबी के पास कस्टमर कम है तो पीएनबी के पास पैसा भी कम होगा। तो हुआ ना, बैंकों की अलग अलग राशि हुई कि नहीं हुई? और यह राशि परिवर्तित भी होती है। तो आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। इसके तो जो टूल होते हैं वो एक सीआरआर होता है और एक एसएलआर होता है दोस्तों। पहले हम बात करेंगे दोस्तों सीआरआर की। सीआरआर में आप देखेंगे दोस्तों तो कैश रिजर्व रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है, अर्थात नगद कितना आरक्षित कर रखा है आपने, रिजर्व कर रखा है। आप बताइए किसी चीज़ को हम रिजर्व क्यों करते हैं? अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप सोचते हैं कि 2,000 रुपये रख लीजिए, बाकी 8,000 रुपये से पहले हम खर्चा चलाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम इसलिए करते हैं दोस्तों कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे पास 2,000 रुपये एक तरीके से नेट सेफ्टी के रूप में पड़े रहेंगे, सुरक्षा के रूप में पड़े रहेंगे, कि कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हम उन 2,000 रुपये का प्रयोग कर सकें। बिल्कुल इसी तरीके से आरबीआई भी प्रयोग करती है। वो इन बैंकों से, कमर्शियल बैंक से कहती है कि आपको सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से कुछ पैसा या तो अपने पास रखना पड़ता है एसएलआर में, और सीआरआर में कुछ पैसा आपको आरबीआई के पास रखना होता है, जिससे ये एक सुरक्षा के रूप में काम करेगा। जब कभी भी आपका बैंक दिवालिया की स्थिति में होगा तो आप ये पैसा तुरंत लेकर आरबीआई से अपनी स्थिति को बचा सकेंगे। अब दोस्तों कितना होगा कुछ राशि, वो एक निर्धारित होती है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, 2%, 4%, 3%, कुछ भी। जैसे वर्तमान में सीआरआर की रेट कुछ कम कर दी गई, 3.75% के आसपास है कोरोना के संकट में, जबकि सामान्यतः 4% होती है। और एसएलआर की भी जो रेट है वो 18.5% होती है, 18.50, शायद उसको भी कम कर दिया गया और 15 के आसपास ला दिया गया है। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, इसका व्यवहारिक प्रयोग देख ले जरा हम, कैसा प्रयोग होता है। तो देखिए सीआरआर में दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, अब आप समझ जाएंगे। एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के
पास रिजर्व रखना पड़ता है बैंकों को। तो आपने ये देखा कि सीआरआर किसके पास होता है, आरबीआई के पास जमा करती हैं। कौन करती हैं, कमर्शियल बैंक जमा करती हैं। लेकिन किसका, एनडीटीएल का। और एनडीटीएल क्या होता है दोस्तों, किसी भी बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट होती है, जो टाइम डिपॉजिट होता है अर्थात टाइम लायबिलिटीज़ होती है, इन दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं तो जीडीटीएल बनता है। इनमें से जब हम आईबीएल माइनस कर देते हैं, इंटर बैंक लायबिलिटीज़, तो एनडीटीएल बनता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट मान लीजिए 10 रुपये है, टाइम डिपॉजिट भी 10 रुपये है, तो ये जो 20 रुपये बना दोस्तों, ये तो बन गया हमारा जीडीटीएल। लेकिन इसमें से अभी हमें आईबीएल को माइनस करना है दोस्तों, और आईबीएल के रूप में मान लीजिए हमने 20 में से कितना कर दिया, मान लेते हैं हम 5 रुपये कर दिया, तो टोटल जो हमारे पास 15 आया दोस्तों, ये आ गया आपका एनडीटीएल। 10 रुपये डिमांड डिपॉजिट, 10 रुपये फिक्स डिपॉजिट जिसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं, टोटल हो गया हमारे पास 20 रुपये जीडीटीएल। हमने माइनस आईबीएल किया, तो 20 में से जब 5 जाएगा दोस्तों, तो ये 15 जो हो जाएगा वो एनडीटीएल हो जाएगा। और इसी 15 रुपये का हमें कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। अब मान लीजिए आरबीआई ने इस समय कह रखा है, कोरोना से पहले दोस्तों 4% थी, तो आप 15 का 4% कितना रखेंगे दोस्तों, बताइए जल्दी। कमेंट बॉक्स कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप खुद गुणागणित कर लीजिएगा दोस्तों इसकी। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है बैंकों को। और ये कंपलसरी है रखना दोस्तों। क्यों रखना होता है, क्योंकि ये नेट सेफ्टी के रूप में काम करता है। जब बैंक दिवालियापन की ओर जाते हैं तो उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब इसीलिए मैंने आपको एनडीटीएल पहले समझा दिया था कि बार बार आप परेशान ना होंगे। ध्यान देना दोस्तों, इस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है। तो मुझे ये बताइए, रिवर्स रेपो रेट में आपने पढ़ा था कि जब बैंकें अपना पैसा जमा करती हैं आरबीआई के पास, तो कुछ उन्हें प्रॉफिट मिलता है। किस रूप में, रेट के रूप में। रिवर्स रेपो रेट में कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ दोस्तों कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। तो बैंकों को फ़ायदा है या नुकसान है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए दोस्तों, जवाब दीजिए। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो बैंकों के नज़रिए से तो घाटा है, क्योंकि इस पैसे का कोई भी यूज नहीं हो पाएगा। बैंक ना तो किसी व्यक्ति को लोन दे सकेगी इस पैसे का, और ना बैंक को खुद इस पर कोई प्रॉफिट हो रहा है ब्याज के रूप में। तो ये बैंक को एक तरीके से घाटा ही दिख रहा है कि भाई हमारा परसेंटेज अगर जितना आप अधिक करोगे, उतना ही अधिक से अधिक हमें पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और आरबीआई इस पैसे पर ब्याज भी नहीं देती है। मतलब कि अगर हमने 5 रुपये सीआरआर के रूप में रख दिया, तो आरबीआई उसको 6 रुपये या 7 रुपये नहीं करेगी, 5 रुपये ही रहने देगी, क्योंकि उस पर वो कोई भी ब्याज नहीं दे रही है। क्लियर। तो ये बैंकों के नज़रिए से घाटा होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग दृष्टिकोण से देखें, लॉन्ग टर्म से देखें, लंबे समय के लिए, तो सामान्यतः जब दिवालियापन की स्थिति होती है, तो यही पैसा जो आरबीआई के पास सुरक्षित रहता है, वही इनको बचाता है, इस तरीके की दिवालियापन की स्थिति से बाहर निकालता है दोस्तों। आइए इसके बारे में और जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रहता है। इस चीज़ पे फोकस रखना। स्टेटमेंट पूछता है कि सीआरआर आरबीआई के पास रहता है या बैंक स्वयं के पास रखती हैं। तो आप ध्यान देना कि आप क्या कहोगे, सीआरआर जो होता है आरबीआई के पास रहता है और इस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है। इस तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं सीधे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस में। आगे देखिए स्टेटमेंट। अब आप बताइए, जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सीआरआर के रूप में तो चला गया आरबीआई के पास और कोई उस पर ब्याज भी नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बैंकों की साख सृजन क्षमता क्या होगी दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात सामान्य शब्दों में कहें तो सीआरआर जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और उतनी ही उसकी साख सृजन क्षमता कम होती जाएगी। साख सृजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था अभी आपको कि हमने 10 रुपये बैंक को जमा कर दिए और इस 10 रुपये में से हो सकता है 8 रुपये उसने अर्थात बैंक ने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए ऋण के रूप में। तो इस पर जो प्रॉफिट कमा रही होगी दोस्तों, वही प्रॉफिट तो इसका साख सृजन कर रहा है कि नहीं। ये 8 रुपये से लेके 800 रुपये तक बना लेगी 8 रुपये से बैंक।
लेकिन जब ये 10 रुपये में से पता चला कि इसने आरबीआई को 6 रुपये दे दिए सीआरआर के चक्कर में, तो इसके पास तो केवल 4 ही रुपये बचे, तो अब 4 रुपये पे ही ऋण देगी, तो अब इसका प्रॉफिट भी कम हो गया। जो पहले 8 रुपये पे प्रॉफिट था, क्योंकि पहले ये सीआरआर 2 रुपये दे रहा था, लेकिन जैसे ही सीआरआर की रेट बढ़ गई दोस्तों 6 रुपये हो गई, तो हमने देखा कि प्रॉफिट भी कम हो गया, क्योंकि 8 रुपये की जगह केवल अब 4 रुपये देने लगा है ऋण के रूप में। तो इसी को कहते हैं कि साख सृजन क्षमता भी परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों आरबीआई बैंकों का नियमन करता है। नियमन मतलब उसे रेगुलेट करता है, नियम बनाता है उनके लिए दोस्तों। चलिए अब इसका हम इम्पैक्ट देख लेते हैं सीधे सीधे दोस्तों। क्या होगा इम्पैक्ट? जब सीआरआर की रेट अधिक होगी, मैंने क्या बताया 4% की जगह 5% पे अगर हम आ जाएं तो सीआरआर अधिक होगा, यानी आरबीआई के पास पैसा अधिक जाएगा, तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा कि नहीं बचेगा। और आपको पता है कि जब लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। जब बैंकों के पास दोस्तों पैसा कम है तो लोगों के पास भी तो पैसा कम पहुंचेगा, आगे जाके लोन कम दे सकेंगे बैंक, निवेशकों के पास पैसा कम पहुंचेगा, हमारे और आपके पास पैसा कम आएगा, तो हम लोग डिमांड नहीं कर सकेंगे दोस्तों। क्या होगा? डिमांड नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह से किसी भी वस्तु की कीमत क्या होगी? ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, और हम कहेंगे कि हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। तो बैंक के द्वारा अर्थात आरबीआई के द्वारा किसी भी ऐसे कार्य के द्वारा जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया जाता है तो हम उसे मौद्रिक नीति के पार्ट के रूप में समझते हैं, मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में। रेपो रेट से भी हमने मुद्रास्फीति को रोका, रिवर्स रेपो रेट से भी रोका, अब दोस्तों हमने सीआरआर से भी रोक दिया। इसका मतलब सीआरआर भी क्या हो गया? मौद्रिक नीति के उपकरण हो गए। समझ में आ गया दोस्तों आपको? तो अब आप ये बताइए कि अगर सीआरआर की रेट कम कर दी जाए, अब बताइए अगर सीआरआर की रेट अगर कम कर दी जाए तो क्या होगा? सिंपल सी चीज़ है, अगर सीआरआर की रेट अगर हम दोस्तों कम कर देंगे, 4% की जगह हम 3% कर देंगे, तो बैंकों के पास पैसा अधिक बचने लगेगा, तो लिक्विडिटी अधिक होगी, और लिक्विडिटी अधिक होने से लोगों के पास पैसा अधिक आएगा तो लोग डिमांड अधिक करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जब सीआरआर अधिक तो लिक्विडिटी बैंकों के पास कम, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो आरबीआई के पास चला जा रहा है, और जब लिक्विडिटी कम हो गई तो हमने कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल कर लिया दोस्तों। क्यों कंट्रोल कर लिया? क्योंकि लोगों के पास जब पैसा कम पहुंचा दोस्तों, लोगों के पास जब पैसा कम पहुंचेगा तो लोग डिमांड भी तो कम करेंगे ना, और जब डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर हम देखें कि हमने सीआरआर को जब कम किया तो लिक्विडिटी बढ़ गई और लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा पहुंचने लगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही पॉइंट वाली चीज़ है कि प्रत्येक बैंक का सीआरआर अर्थात एनडीटीएल अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? मैंने बताया था डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ये सभी बैंकों का अलग अलग हो सकता है। एसबीआई के कस्टमर अधिक हैं, इसलिए एसबीआई के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो उसका एनडीटीएल भी अधिक होगा। और साथ ही साथ पीएनबी का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पीएनबी बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट कम हो रहा है, टाइम डिपॉजिट कम हो रहा है, तो उसका एनडीटीएल क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक बैंक का अलग अलग ही होगा, कभी किसी का एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन सीआरआर की जो प्रतिशत होगी दोस्तों वो बराबर होगी। वो कैसी होगी दोस्तों? एक समान होगी। ऐसा क्यों होगा? एक समान क्यों होगी? क्योंकि इसका निर्धारण आरबीआई करता है। सीआरआर की रेट अगर उसने 4% कहा है तो ये परसेंट में कहा है, और ये चीज़ सभी पर अप्लाई होगी, इसीलिए एक समान होगी। लेकिन जब बैंक इसे अपने पर यूज करेंगे तो जिसकी जितनी आमदनी होगी उसी हिसाब से उसका एनडीटीएल चेंज होता चला जाएगा, सीआरआर चेंज होता चला जाएगा। ये अलग अलग हो जाएगा हर बैंकों का दोस्तों। लेकिन जो सीआरआर की प्रतिशत तय की गई है वो एक बराबर होगी सभी बैंकों के लिए, क्योंकि उसका निर्धारण आरबीआई ने किया है। अब क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए इसके एक इम्पैक्ट को जो मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था कि सीआरआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी कम होगी, और लिक्विडिटी कम होने से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। जस्ट इसी का अपोजिट अगर हम देखें दोस्तों कि अगर सीआरआर कम होती है, सीआरआर अगर कम हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम सीआरआर को कम कर देते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी बैंकों के पास, क्योंकि इनके पास अब पैसा ज़्यादा बचने लगा। क्योंकि पहले ये 10 रुपये दे रहे थे आरबीआई को, लेकिन अब ये 6 रुपये दे रहे हैं केवल, तो 4 रुपये एक्स्ट्रा बचे कि नहीं बचे? और जैसे ये 4 रुपये एक्स्ट्रा बचे,
इसका मतलब बैंकों के पास लिक्विडिटी और बढ़ गई अधिक, और इसके माध्यम से लोगों के पास जब पैसा अधिक पहुंचेगा तो लोग अधिक से अधिक डिमांड करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि CRR कम होने से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन CRR अधिक होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये भी मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में काम करेगा। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं SLR को। मैं जानता हूँ दोस्तों क्लास बड़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि जो भी पढ़िए एकदम क्लियर कट, एकदम साफ तरीके से पढ़िए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको कितना बेहतर से बेहतर आपको दे सकूँ। चलिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं SLR, जिसकी फुल फॉर्म देखिए क्या लिखी है दोस्तों, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात सांविधिक तरलता अनुपात। दोस्तों इसमें एक बेसिक पॉइंट ध्यान देना कि ये भी NDTL का ही कुछ हिस्सा है, और आपको NDTL अब पता चल गया होगा। NDTL का कुछ हिस्सा, कितना, कुछ हिस्सा स्वयं अर्थात बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है, यानी ये जो पैसा है वो RBI के पास नहीं जाता है। दोस्तों आपसे सीधा स्टेटमेंट पूछेगा कि CRR बैंक अपने पास रखती हैं, SLR बैंक RBI के पास रखती हैं। पूछेगा स्टेटमेंट सही है या गलत, ऑप्शन दे देगा आपको, एक दो या सभी। तो आप कहोगे दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि CRR अपने पास नहीं रखती बैंक, बल्कि RBI के पास देती हैं, और SLR RBI के पास नहीं बल्कि स्वयं के पास रखती हैं, अपने पास रिजर्व रखती हैं। दोस्तों अब मुझे ये बताइए, इसमें ये लिखा भी रहेगा कि SLR जो है नगद के रूप में अर्थात कैश के रूप में रख सकती हैं, गोल्ड के रूप में रख सकती हैं, और सरकारी प्रतिभूति के रूप में बैंक अपने पास रख सकती हैं। आपको दोस्तों जब मैं सरकारी प्रतिभूति बता रहा था तो मैंने कहा था ये एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर कुछ ब्याज भी मिलता रहता है। तो जब दोस्तों बैंकों ने अपने पास रख रखा है तो बैंकों को भी तो कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। तो इसमें हम एक नज़र से देखेंगे कि CRR पर तो कोई भी ब्याज नहीं मिल रहा है, तो वो पूरी तरीके से बैंकों के लिए घाटे का सौदा होता है। लेकिन जब SLR में सिक्योरिटी जब बैंक रखती है अधिक से अधिक, तो क्या होता है, सामान्यतः उसको कुछ ना कुछ ब्याज मिलता रहता है। तो ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये प्रॉफिटेबल हो जाता है, लाभदायक हो जाता है। और अधिकतर बैंकें क्या करती हैं, कैश न रखकर सिक्योरिटी को अधिक से अधिक रखती हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर RBI ने कहा कि भाई आपको 10 लाख रुपए तक का CRR मेंटेन करना है, तो बैंक क्या करेंगी, सामान्यतः 10 लाख की सिक्योरिटी रख देंगे गिरवी, मतलब अपने पास सुरक्षित रख लेंगे कि हमें अगर कभी भी दिवालियेपन की स्थिति आएगी तो हम 10 लाख की प्रतिभूति को बेच देंगे। यानी उन्होंने SLR की वैल्यू के रूप में सरकारी प्रतिभूति रखी है, और इसी सरकारी प्रतिभूति पर उनको ब्याज भी मिलता रहता है। तो उनको एक साथ दो फायदे हो जाते हैं, एक तो उनका कैश बच गया क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी को रख लिया है 10 लाख के रूप में, और साथ ही साथ उस पर कुछ ब्याज भी मिलता रहता है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट, जिससे होता क्या है दोस्तों कि तरलता के साथ साथ सरकारी प्रतिभूति की मांग एवं आपूर्ति भी प्रभावित होती है। कैसे होती है दोस्तों, अगर बैंक ने सरकारी प्रतिभूति SLR के रूप में रखी है तो बैंक के पास लिक्विडिटी अधिक है, तब तो मार्केट में फ़्लो करा देगा, मार्केट में फ़्लो होने से डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसने तरलता की बात अधिक रखी है, अर्थात तरलता SLR के रूप में अधिक रख रहा है, तो उसके पास प्रतिभूति ऐसी अधिक है जो बाज़ार में बेच सकता है, वो कोई भी उससे खरीद सकता है। तो यहाँ जो लिखा है कि इसकी मांग और आपूर्ति भी प्रभावित होती है, तो अब इसको समझिएगा दोस्तों। अगर बैंक ने SLR के रूप में सिक्योरिटी को रख लिया तो क्या हम सिक्योरिटी को फिर खरीद पाएंगे? हम अगर डिमांड भी करेंगे तो भी उसकी आपूर्ति नहीं करेगा वो, क्योंकि वो क्या कहेगा कि भाई मैंने SLR के रूप में उसे सुरक्षित रखा है और मैं उसको किसी भी कीमत पर हटा नहीं सकता हूँ, अर्थात मैं उसको किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकता हूँ। अगर मुझे बेचना होगा तो उसके लिए मुझे लिक्विड रखना होगा। क्या रखना होगा? तरलता रखनी होगी, कैश रखना होगा, जो कि सामान्यतः बैंक नहीं रखना चाहती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जब दोस्तों पैसा लेने जाता है, ऋण लेने जाता है, तो कैश के रूप में लेता है, प्रतिभूति के रूप में नहीं। इसीलिए बैंकें अपनी प्रतिभूति को सामान्यतः SLR के रूप में प्रयोग कर लेती हैं और कैश को जो है कि लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। समझ गए होंगे दोस्तों कैसे मांग और आपूर्ति इसकी प्रभावित होती है। आगे देखिए सर, और जब
बैंकें अधिक से अधिक प्रतिभूतियों को अपने पास रखेंगी तो वो होती किसकी है, सरकार की तो प्रतिभूति होती है। तो कहीं ना कहीं वो बैंक से क्या कर रही है, धन एकत्रित कर रही है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सरकार अपनी प्रतिभूति बैंकों को बेचती है और बैंक उनको कहीं ना कहीं पैसा देती हैं सरकारों को। और जब बैंक के ऊपर ये प्रेशर होगा कि आपको एसएलआर अपना मेंटेन करना है, तो बैंक सरकार से अधिक क्या करेंगी, प्रतिभूतियों को खरीदती हैं और जिसके बदले सरकार को पैसा देती हैं अधिक से अधिक। तो आप समझ गए सरकार कैसे जो है कि पैसा इकट्ठा कर ले रही है आराम से। और इसका अगला प्रोसेस देखिए दोस्तों, एसएलआर का इम्पैक्ट क्या होगा, अब इसको देख लेते हैं। एसएलआर अगर अधिक होगा, 18% की जगह हमने कह दिया 20% हो गया, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक पैसा रिजर्व रखना पड़ रहा है। और इसी वजह से जब लिक्विडिटी कम होगी, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा और लोग डिमांड कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन भी हमने कंट्रोल कर ली। आपने देखा था दोस्तों, सीआरआर को भी हमने जब कम किया तो भी हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था। और जब हमने एसएलआर को कंट्रोल सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे एसएलआर थोड़ा सा, सब कुछ सही है दोस्तों। एसएलआर अधिक होगा तो लिक्विडिटी कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। यहाँ जो सीआरआर मैंने कम कर दिया था वो उल्टा बता दिया, वो सीआरआर भी अधिक करके लिक्विडिटी को कम किया जाता है और इन्फ्लेशन को भी हम कंट्रोल करते हैं दोस्तों। तो आपने देखा एसएलआर और सीआरआर दोनों को अगर हम अधिक कर देते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो पाएगी और उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों हम सीआरआर और एसएलआर दोनों को अगर हम जो है कि कम कर देंगे, तो कहीं ना कहीं बैंकों को थोड़ी सी अधिक छूट मिलेगी और उनके पास अधिक पैसा पहुंचेगा, लिक्विडिटी अधिक पहुंचेगी। और जब उनके पास लिक्विडिटी अधिक होगी तो वो आगे भी लोगों को अधिक से अधिक लोन देने में सक्षम हो जाएंगी। और जब वो लोन देंगी तो आगे जो कस्टमर लोन ले रहा है वो उसके पास जब पैसा पहुंचेगा तो वो डिमांड करने लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिमांड भी बढ़ जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा था, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया भी है ये डायग्राम कि किस तरीके से एसएलआर जब कम होगी तो लिक्विडिटी अधिक होने लगेगी और डिमांड भी लोग अधिक से अधिक करने लगेंगे दोस्तों। तो आप इसको समझ गए होंगे बहुत आसान भाषा में। एक पॉइंट है दोस्तों जो क्लियर रखना है आपको कि प्रत्येक बैंक का एसएलआर और एनडीटीएल अलग अलग हो सकता है, लेकिन एसएलआर की जो परसेंटेज होती है 18% मान लीजिए हमने तय कर रखी है आरबीआई के द्वारा, इसलिए वो एक समान होती है, क्योंकि उसको तय कौन करता है प्रतिशत को, आरबीआई करती है। लेकिन प्रत्येक बैंक के पास कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं, वो सबका अलग अलग होता है, इसलिए एसएलआर भी अलग होगी, सीआरआर भी अलग होगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ गए होंगे दोस्तों। वीडियो आज कुछ ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों, तो हम लोग इस क्लास को यहीं रोकेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, शॉर्ट में एकदम, आपको बार बार फ्रेम दिमाग में रहेगा दोस्तों और आसानी से समझ में आएगा। आपने आज क्या पढ़ लिया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट को हमने रिवीजन किया इसको, जिसके अंतर्गत हमने रेपो रेट देखी, रिवर्स रेपो रेट देखी। दोनों को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, दोनों को अगर हम कम कर देंगे तो हम डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों हमने इसको देखा वीआरआर को, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसमें हमने देखा सीआरआर अगर बढ़ेगा या एसएलआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। और अगर हम सीआरआर और एसएलआर दोनों को अगर हम कम कर देते हैं तो बैंकों के पास लिक्विडिटी अधिक होगी, जिसकी वजह से लोगों तक ऋण अधिक पहुंचेगा और लोग डिमांड करने लगेंगे। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया, और इसी में आपने एनडीटीएल एक टर्म्स आती है उसको देखा, इसके अंतर्गत जो आईबीएल एक टर्म्स आती है उसको देखा कि आईबीएल क्या होता है, इंटर बैंक लायबिलिटीज़। तो दोस्तों कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपने ही बैंक से पैसा निकालना चाहिए, अपने ही एटीएम से, जिससे बैंकों का अपना एक जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बैंकों को फिर आपस के हिसाब नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि आप अपने एटीएम से निकालिए और आप अपने एटीएम से निकालिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि जब सभी लोग अपने अपने एटीएम से ही निकालेंगे पैसे, तो बैंकों को आपस में देनदारी नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे बहुत सहूलियत हो जाती है दोस्तों। लेकिन व्यवहारिक रूप में आप देखें तो बहुत सारे बैंकों के एटीएम में पैसे ही नहीं होते हैं, तो मजबूरन हमें दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको आने वाली नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। और जिन दोस्तों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है वो दोस्त मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको सभी पीडीएफ दी जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसको अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी एक बेहतर रणनीति के साथ दोस्तों समझ सकें और बेहतर रणनीति के साथ वो भी अपनी तैयारी कर सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।